जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकी सेना की कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं। आतंकियों ने श्रीनगर में 2 गैर कश्मीरियों की हत्या कर दी। आतंकी बिहार के रहने वाले अरविंद के सिर पर गोली मारकर फरार हो गए। पुलवामा में आतंकियों ने एक कारपेंटर की हत्या कर दी। सागिर यूपी के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि नागरिकों के हत्यारों को जल्द सजा मिलेगी। इस साल आतंकियों ने 30 नागरिकों की हत्या कर दी। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत को अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है और उनका नाम फिर से सुर्खियों में। इस बार गिलानी के पोते अनीस उल इस्लाम पर आतंकवाद और आईएसआई के समर्थन का आरोप लगा है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गिलानी के पोते अनीस को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। न आतंकी बचेंगे न हमदर्द। अनीस को पाकिस्तान प्रेम पड़ा भारी। जम्मू कश्मीर में 3 दशकों से ज्यादा समय तक अलगाववादी मुहिम का नेतृत्व करने वाले सैयद अली शाह गिलानी का पाकिस्तान प्रेम किसी से भी छिपा नहीं था। सैयद अली शाह अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहा करते थे। जब भी मौका मिला, सैयद अली शाह गिलानी ने भारत के खिलाफ बोलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और अब एक बार फिर से सैयद अली शाह गिलानी के पोते का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पोते अनीस उल इस्लाम को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवाद का समर्थन करने के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अनीस पर आरोप लगा है कि उसने जम्मू कश्मीर के ड्रोन वीडियोस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंचाए हैं। जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी, तब सैयद अली शाह गिलानी के पोते अनीस उल इस्लाम को 2016 के अंत में जम्मू कश्मीर पर्यटन के तहत SKICC में रिसर्च ऑफिसर बनाया गया था। प्रशासन का आरोप है कि शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में अनीस की नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया में हेरफेर करके की गई थी। साथ ही आरोप यह भी है कि अनीस का पूरा परिवार आतंकवाद और अलगाववाद का कट्टर समर्थक रहा है। आरोप यह भी है कि भारत का विरोध करने वाले अनीस के कुछ दोस्तों ने ड्रोन से श्रीनगर की तस्वीरें ली थी और बाद में उन तस्वीरों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से शेयर किया था। खुफिया जानकारी से हमें यह भी पता लगा है कि अनीस UAE और सऊदी अरब में रहने वाले 3 संदिग्ध लोगों के संपर्क में भी था। अनीस के दादा सैयद अली शाह गिलानी का 2 अगस्त को निधन हो गया था और उनके जनाजे का एक वीडियो भी काफी विवादित था, जिसमें सैयद अली शाह गिलानी के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया था। पुलिस का दावा तो ये भी था कि सुपुर्दे खाक करते समय कुछ लोगों ने भारत विरोधी नारे भी लगाए थे। और अब अनीस के बर्खास्त हो जाने के बाद ये भी साफ हो चुका है कि सैयद अली शाह गिलानी की आने वाली पीढ़ियां भी पाकिस्तान परस्ती की राह पर आगे बढ़ रही हैं। बता दें कि अनीस उल इस्लाम के साथ ही एक अन्य शिक्षक फारूक अहमद भट्ट को भी बर्खास्त कर दिया गया है। आरोप है कि फारूक अहमद का भाई लश्कर का सक्रिय आतंकी है। फारूक अपने भाई के कहने पर एक बड़ा हमला करने वाला था और फारूक का एक और भाई सफदर अली भी आतंकी गतिविधियों में जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ जी द्विवेदी साहब, तेज टिक्कू साहब हमारे साथ हैं। PDP से शौकत चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और BJP से शाजिया अलमी हमारे साथ हैं। तेज टिक्कू जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। 370 के खात्मे के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन चैन लौट रहा था, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर एक प्लान बनाया जा रहा था, उससे एग्जीक्यूट किया जा रहा था, धीरे धीरे करके हम देख रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर आ रहे हैं और निवेश की एक शुरुआत होगी। अचानक से इतना माहौल खराब कैसे हो जाता है कि पुंछ में हमारे 9 जवान शहीद हो जाते हैं? यहां 2021 में हम देखें 30 आम नागरिकों की हत्या कर दी जाती है। टारगेट किलिंग, नाम पूछ पूछ कर हत्याएं हो रही हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रहा है और जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, इनमें तालमेल है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन है और इसकी कई वजह हैं। पहले मैं कश्मीर के अंदर जो हो रहा है उसकी बात करता हूँ। 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है। पहला तो ये है कि
अभी आईएसआई में आपको पता है कन्फ्लिक्ट ज़बरदस्त चल रहा है अंजुम और पुराने आईएसआई चीफ के बीच में, और बाजवा का नॉमिनी अंजुम है, और ये मुझे लगता है कि उसकी नई एक स्ट्रेटजिक सोच है जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान ने मंजूर की है कि बड़े इंसिडेंट करने के बजाय ये उनके लिए ठीक होगा कि वो इंडिविजुअल किलिंग्स करें, क्योंकि उनका अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट बोला कि इंडिया जो है कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी बदलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो ये एक क्लियर डायरेक्शन है आईएसआई के लिए कि भाई जो मेनलैंड इंडिया से देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर चला जाएगा तो आप उनको टारगेट कीजिए, पहला ये। दूसरा, वहां पर जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज में आए थे तकरीबन 4,500 के करीब है, आप उनको भी मारिए, इंडिविजुअल किलिंग से मारिए, ताकि आप दहशत पैदा करें और वहां से भाग जाएं वो। और आपने देखा होगा काफी सारे उनको 10 दिन की छुट्टी मिली है तो सब जम्मू आ गए हैं। और तीसरी बात यह है कि तालिबान जब अफगानिस्तान में आया तो पाकिस्तान ने कुछ तो करना है जिसकी वजह से वो तालिबान को मोटिवेट करे कि भाई आप हमारे साथ काम कीजिए और आप हमारे बजाय आप कश्मीर के अंदर आ जाए। जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल में ये बहुत बड़ा इंसिडेंट, मैंने तो ऐसा इंसिडेंट कभी देखा ही नहीं है, मैंने भी कई साल उधर गुजारे हैं, उसी इलाके में गुजारे हैं, कि 9-10 दिन तक एक ऑपरेशन चल रहा है और हमारे जवान 9 अभी तक शहीद हुए हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत ही अजीब किस्म की घटना है। मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हो रखी है। पहली तो ये है, या तो घुसपैठियों ने कुछ लोकल आदमियों को बंदी बना रखा है जिनको वो डरा धमका करके उनसे पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, या तो कुछ लोग वहाँ पर सिंपैथेटिक हैं, कुछ 2-4 तो हर गांव में मिलेंगे आपको जो सिंपैथेटिक हैं, जो उनको फौज के बारे में रिपीटेडली और एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे रहे हैं। नहीं तो इतने हमारे जवान एक ही ऑपरेशन में शहीद होना तो मैंने अभी तक वहां देखा ही नहीं है कभी। तो ये दोनों चीजें मिली हुई हैं और नए आईएसआई चीफ को कम से कम ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि वो कुछ नई चीज कर रहा है। जहां तक इंडिविजुअल किलिंग की बात है, देखिए इसमें पाकिस्तान का हर तरीके से फायदा है। पहला ये है, उनका ऑब्जेक्टिव ये है आर्टिकल 370 और 35 हटाने के बाद इंडिया अगर वहां पर डेमोग्राफी बदलाने की कोशिश करेगा, हालांकि कोई कोशिश तो एक्चुअली जमीन पर नहीं है, वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल किलिंग करेंगे तो इंडिविजुअल किलिंग में आपको बड़े ग्रुप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तो वो अनआइडेंटिफाइड रहेंगे, उनको ट्रेस करना मुश्किल होगा, एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलना मुश्किल होगा। तो ये कार्रवाई, और आपने एक छोटा सा पिस्टल लेकर आप किसी निहत्थे को, गोलगप्पे वाले को मारेंगे तो वो तो इतना सॉफ्टेस्ट ऑफ द सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन आप उससे इंप्लीकेशन क्या क्रिएट करते हो वो बहुत बड़ी टिक्कू साहब, जो बात आपने कही मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, लेकिन जीजी द्विवेदी जी, सिर्फ ये कहना कि अब ये कोई बड़े आतंकी संगठन नहीं बचे, अब ये AK-47 से हमला नहीं कर रहे, ये तो पिस्टल लेकर आ रहे हैं साहब, ये कहना तो गलत होगा ना, क्योंकि वहां पुंछ में 9 जवान भी शहीद हो गए। ये सिर्फ आम नागरिकों की हत्या नहीं हो रही, पुंछ में इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, 9 जवान शहीद हो गए। देखो विशाल, जब भी हमें कोई चीज का एनालिसिस करना है तो पहले दुश्मन की जो है उसका इरादा देखो पाकिस्तान का इरादा जो है वो कभी भी बदला नहीं है। वो 1947-48 से लेके इरादा वही रहा है और उसमें बदलाव आते रहे हैं जो टैक्टिक्स अडॉप्ट करता है। तो अभी देखिए 1990 से प्रॉक्सी वॉर चल रही है और प्रॉक्सी वॉर के अलग अलग पहलू आए। अभी अब मैं फरवरी में आ जाता हूँ, तो फरवरी में हमने सीज फायर एग्रीमेंट साइन की और उसका मतलब यह है कि हमारा LAC पर ज्यादा फायरिंग एक्सचेंज नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने अभी नई स्ट्रेटजी अपनाई है, क्योंकि जब से 370 धारा हटाई गई, 35 से हटाई गई, तो ये गेम चेंजर था, बहुत बदलाव आया। और मैं कश्मीर में तकरीबन 10-12 साल सर्विस कर चुका हूँ और बहुत कॉन्टेक्ट रहते हैं मेरे। आप ये देखो, पर्यटक जो है, टूरिस्ट, हर एक महीने में 10-12 लाख टूरिस्ट जा रहे थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने थे, निवेश होना था। तो ये पाकिस्तान के मंसूबे जो थे वो पूरी तरह फेल हो रहे थे और जो टेररिस्ट का मनोबल था, जिस प्रकार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की सक्सेस मिल रही थी, उनका मनोबल बहुत ही नीचे हो गया था। तो पाकिस्तान ने इसके बाद स्ट्रेटजी बदली है। चाहे LAC पर फायरिंग नहीं हो रही है, वहां शांति है,
पर उसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान के इरादे बदले हैं। आप देखो कैसे टैक्टिक्स बदले हैं। पहले ड्रोन वॉरफेयर चला है, और ड्रोन यही नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर भी बहुत ड्रोन के हिस्से हो। मैं पंजाब में अभी वहां से बोल रहा हूँ। दूसरी बात है कि उन्होंने इसको एक का अपना लोकल टच दिया है, कि यानी कि लोकल रिक्रूट करो, लोकल के थ्रू ये आप इंस्टेंस करो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे अनुभव से, ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है या प्रॉक्सी वॉर है, ये एक बहुत ही कारगर हथियार है। इसमें क्या है कि इसको लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न बोलते हैं, यानी कि लागत कम वसूली ज्यादा। आप 2-4 लड़कों को पकड़ो, उनको हथियार दो, थोड़ी एम्युनिशन दो, और उसको से ये सारी हरकतें करनी शुरू कर देगी। अभी 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें देखने को है। सबसे पहले आप देखो पाकिस्तान की बुखलाहट, कि वो सभी तरफ से घिरा हुआ है। जो अफगानिस्तान में हुआ है उसकी बहुत ही एक बेइज्जती हुई है, अभी वो आइसोलेट हो रखा है, और वहां भी काफी एक तनाव चल रहा है आईएसआई के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, और उसका प्रभाव हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो उनके जो टैक्टिक्स हैं, वो टैक्टिक्स कैसे बदले हैं, क्योंकि ये जो सूरन कोट और पुंछ में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, ये एक बहुत ही वेल प्लान ऑपरेशन था। और पाकिस्तान ने जब से सीज फायर हुई है फरवरी में, उन्होंने बहुत तैयारी की है। और क्या होता था, जब एलएसी पर हमारी ये सीज फायर नहीं थी तो हम उनको ध्वस्त करते थे, उनकी पोस्ट जहां से आते थे उनको उसका दाम चुकाना पड़ता था। अभी जहां से ये आ रहे हैं, फायरिंग तो नहीं हो रही है, तो उन्होंने नए रूट खोले हैं। और ये जो सूरनकोट पुंछ में जहाँ के मैंने 3 साल यहाँ सर्विस की है, ये इलाका बहुत ही जंगल वाला इलाका है, और उन्होंने अच्छी बेस बना ली है। और बेस के साथ क्या है कि उनको लोकल सपोर्ट भी मिल रही है, उनके काफी हथियार भी हैं, और ये जमावड़ा होगा 15-20 टेररिस्ट जहाँ घुसे होंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी फौजों ने घेराबंदी डाल दी है। द्विवेदी साहब, आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से एग्री कर रहा हूं, लेकिन शाजिया इल्मी, जब एक साल में सिर्फ 2021 में 30 आम नागरिकों की हत्या कर दी जाए, तो विश्वास बहाली का जो काम आपने शुरू किया था उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। जो टूरिस्ट यहां पर आ रहे थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पर आने के लिए सोच रहे थे, जो दूसरे राज्यों से लोग यहां पर रोजगार के लिए आ रहे थे, उन्हें जो मैसेज गया है, उनके बीच फिर से विश्वास बहाली करना ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी हमारे सोल्जर्स, जो भी हमारे राइफलमैन, चाहे वो युगंबर जी हों या फिर नेगी जी हों, और उनके परिवारों के प्रति मैं न सिर्फ संवेदना प्रकट करना, इजहार करना चाहूँगी, बल्कि श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी। और जो भी हमारे नागरिक मारे गए हैं, मतलब बहुत ही तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वाकई में जिस तरह के कायराना हमले हो रहे हैं लगातार आम लोगों के साथ, सच में एक बहुत ही नापाक मंसूबे को अंजाम दिया जा रहा है रावलपिंडी के टेरर मॉड्यूल्स के द्वारा। और इससे ज़्यादा मतलब ओछी हरकत नहीं हो सकती है। और आप सही कह रहे हैं, जो भी विश्वास बहाली के तरीके थे, जो कुछ भी कोशिशें, और बल्कि कोशिशें भी नहीं कहूँगी मैं, बाकायदा जो कुछ हो रहा था, जिसको जायज़ तौर पर जिसकी पूर्ति हो रही थी, जिन प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, कई योजनाओं का, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब ऐसी चीज़ होती है। तो बहुत तकलीफदेह हुआ है ये पूरा जो दौर बीता है। इसके साथ में मैं कहना चाहूँगी, आपने जिक्र किया था, पर मैं आपको साथ में बताना चाहूँगी कि जो पुरानी सरकारें भी रही हैं, आप चाहे देखिए सलाउद्दीन के 2 बेटे, उनको बाकायदा नौकरी दी गई थी, और उनको भी सरकार ने उनको सैक किया था, उनको हटाया था, तो बाकायदा उनकी भी नौकरियां थी। जैसे कि जिलानी साहब के पोते की अभी नौकरी, पता चला था कि नौकरी है रिसर्च ऑफिसर के तौर पर। तो जो अभी टिक्कू जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, हमारे विशेषज्ञ जी, वो सही बात है कि लोकल इंटेलिजेंस, जो लोकल इनपुट्स हैं, या तो दहशत के चलते, डर के चलते, ठीक है, जो बात शाजिया आप कह रही हैं, चलते, हमदर्दी के चलते कि अफगानिस्तान में हालात बदले हैं, पाकिस्तान में नए आईएसआई चीफ हैं, आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है, तो क्या अब सरकार को, सेना को और सुरक्षा बलों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? लेकिन अब यह भी समझना होगा कि यहां से आगे अगर आतंकी अपनी रणनीति बदल रहे हैं,
तो सुरक्षा बलों को, सेना को, सरकार को, प्रशासन को भी तो अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो हो रहा है और कश्मीर के अंदर है, इनकी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स बिल्कुल अलग अलग है। मैं अब थोड़ा सा जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रहा है उसके विषय में बात करना चाहता हूं। जनरल द्विवेदी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं। इतनी ज़्यादा फौज की कैजुअलिटी नहीं हो सकती जब तक ये टेररिस्ट जिहादी जो हैं उन्होंने एक ज़मीन को पकड़ा नहीं है, डोमिनेटिंग हाइट को पकड़ा नहीं हुआ है और वो वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। उस डोमिनेटिंग हाइट का प्रकार ऐसा है, उसको ऐसे ऑक्युपाई किया गया है कि जो भी उसी तरफ जाता है तो वो एक्सपोज होकर जाना पड़ेगा और उसकी कैजुअलिटीज होती है। मुझे लगता है बालाकोट स्ट्राइक में हमने स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट तोड़ दिया था और वो स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट हमने तब तोड़ा था जब हमारी काफ़ी सारी कैजुअलिटीज हुई थी पुलवामा इंसिडेंट में। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सीरियसली ये बात सोचनी पड़ेगी, क्या हमें वो स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट वापस चाहिए? क्या हम ऐसे उनको आने दें और कश्मीर में खून खराबा करें और मरे सिर्फ हिंदुस्तानी हो कश्मीर के अंदर हमारे जवान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर? क्योंकि जैसे जनरल द्विवेदी साहब ने बोला है, ये लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स का खेल है। उनके लिए तो फैक्ट्री से निकलते हैं जिहादी और वो अंदर आते हैं मरते हुए, वो तो ये कहते हैं हमारे हैं ही नहीं, तो उनके तो वो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन हमारे तो जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे कश्मीरी अवाम शहीद हो रहा है, हमारी खून की नदियां कश्मीर में बह रही है। कब तक हम एक्सेप्ट करेंगे? तो मैं मानता हूं आपकी बात से, हमें स्ट्रेटजी बदली करनी पड़ेगी। मुझे लगता है हमें ये स्ट्रेटजिक स्केल में जिस प्रकार से बालाकोट में तोड़ा था वही कुछ तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा और हम कब तक जाते, 32 साल तो हो गए, हम कब तक इसको एक्सेप्ट करेंगे? और मैं आपकी बात से सहमत हूं, मेरे ख्याल से जनरल साहब भी इस पर शायद कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा जो थ्रेशोल्ड है टॉलरेंस का, वो थ्रेशोल्ड जो है हमें नीचे करना पड़ेगा। पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करे वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने बालाकोट में किया था, उससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। जी द्विवेदी साहब, अपने टॉलरेंस का थ्रेशोल्ड नीचे करना पड़ेगा। 30 आम नागरिक मारे जाएं, 9 जवान पुंछ के ऑपरेशन में शहीद हो जाएं और हम सिर्फ ये कहें कि आतंकी बौखलाए हुए हैं या पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, ये नहीं चल सकेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। कल टिक्कू साहब ने बहुत ही ठीक पॉइंट दिया है कि हमें अपना थ्रेशोल्ड है वो नीचे करना पड़ेगा। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ और ये 2000 जब मैं कश्मीर में भी था यही कह रहा हूँ, देखो हमारी जो रणनीति है वो रक्षात्मक है। वो घुसपैठ करते हैं, अंदर आते हैं, फिर हम उनको मारते हैं, पर जब तक हम आक्रामक नहीं होंगे, जब तक हम जड़ नहीं काटेंगे, जड़ें तो पाकिस्तान के अंदर हैं और हम वो जड़ों को नहीं काट रहे हैं। एक बार हमने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एक बार बालाकोट किया, क्या करना होगा सर? क्या स्ट्रेटेजी में बदलाव जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले आक्रामक स्ट्रेटेजी होनी पड़ेगी। हमें पाकिस्तान के अंदर जाके ये फैक्ट्रियां जो चल रही हैं उनकी जड़ें काटनी होगी और उनके लीडर को हम टारगेट करना होगा। और दूसरा जो है, पाकिस्तान फौज को हमें इसका दाम चुकाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। ये जो LAC में शांति का माहौल है ये हमें सूट नहीं करता है, ये उनको सूट करता है क्योंकि उन पर हम कोई भी जोखिम या क्षति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी है आक्रामक स्ट्रेटेजी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जाके मारो, उनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करो और पाकिस्तान फौज को जो है उसकी कीमत जो है चुकानी पड़ेगी। दूसरे बहुत से कोवर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि इनकी लीडरशिप कहां पर है और कैसे है, उसके लिए 2 कोवर्ट ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तीसरा जो है, हमारे अंदर जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे अंदर ही ऐसे तबके हैं जो कि इनके साथ हैं, उनको हमें बिल्कुल अलग थलग करके करना होगा। और मेरा जो आखिरी पॉइंट है, देखो हमारी नेशनल विल होनी चाहिए, वो नेशनल विल है, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। हमारी फौज की भी ये विल होनी चाहिए कि हम अभी रक्षात्मक से आक्रामक नीति अपनाएंगे और जहां जहां इनकी लीडरशिप है, इनके कैंप्स हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको हम अंदर जाके बर्बाद करेंगे। जब तक विशाल हम ये नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि ये चलता ही रहेगा। और जैसे टिक्कू साहब कह रहे थे, ये स्टेलमेट है और स्टेलमेट हमें नहीं सूट कर रहा है, हमें ये स्टेलमेट तोड़ना होगा। आप कह रहे हैं आक्रामक रणनीति अपनानी ही होगी, स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। शौकत जी, भाई लोकल लेवल पर अगर सपोर्ट ना मिले तो यह संभव है क्या जो हो रहा है कश्मीर में? देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि
हम जब भी बात करते हैं हम यही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ लड़ना है और मारने और मरने की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको चेंज करके, हम अपने माइंडसेट को चेंज करके हम थोड़ा सा कोई और स्ट्रेटजी नहीं अपना सकते हैं जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर अमन आ सके। जैसे अभी जनरल साहब कह रहे थे कि हमें जो है वो हमला करने की जरूरत है, जड़ों को काटने की जरूरत है। सर, आपको कोई रोक नहीं रहा है उस चीज से, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने जो एयर स्ट्राइक की थी उससे आपने क्या समझा और उससे आपने क्या पाया जिससे आप ये बता सकें कि हाँ ठीक है, हमने कुछ हद तक जो है वो काम किया है। तो ये इस तरह की चीजें मुझे नहीं लगता है कि तो शौकत साहब, आपके हिसाब से कौन सी वो स्ट्रेटजी है जिससे जम्मू कश्मीर में अमन आ सकता है? पाकिस्तान से बात करके अमन आ सकता है? नहीं, हम देखिए, इसके अलावा हमारे पास ऐसा क्या अल्टरनेट है जिसको हम इस्तेमाल करें और जम्मू कश्मीर के अंदर जो मतलब मैं यही तो पूछ रहा हूं कि पीडीपी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगर शांति चाहिए तो पाकिस्तान के पास जाइए, यही स्ट्रेटजी है आपकी? नहीं, देखिए ना, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। तो हम क्यों ना ऐसी स्ट्रेटजी अपनाए कि उसके साथ बात की जाए और बातचीत से शौकत चौधरी साहब, दिक्कत यह है कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान नहीं सुनते। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर शाजिया अल्मी कहते हैं कि हाँ हमने ये आतंकवादी संगठन खड़े किए, हाँ हमारे पास इतने हजार आतंकवादी इस समय तैयार खड़े हैं। अब ऐसे देश से जाकर आप शांति की बात क्या करेंगे? ये चीज शाजिया अल्मी, एक सेकंड, ठीक। शौकत चौधरी, पीडीपी की स्ट्रेटजी आपने बता दी, अब जरा बीजेपी की भी सुन लेते हैं। शाजिया अल्मी, देखिए फर्क कितना है। हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं जिन्होंने बाकायदा सर्व किया है फौज में, जो पूरी मानसिकता और मेंटालिटी समझते हैं घाटी की और ग्लोबली समझते हैं, डिप्लोमेटिक सिचुएशन को समझते हैं, जियोपॉलिटिकल और सामरिक हालात को समझते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, उनका क्या नजरिया है और पीडीपी का क्या नजरिया है। आप पूरा तरह से फर्क देखिए और आप ये भी देखिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से किस तरह के बयानात आ रहे हैं, किस तरह से इमरान खान ने मतलब कितने अहमकाना बयान दिए हैं। और ऐसे सूरत हाल में उनके साथ बातचीत की जाए जब बाकायदा उनका सिर्फ और एक ही मकसद है। और मुझे तो समझ में नहीं आता इस मुल्क का क्रिएशन किस लिए हुआ था, क्यों, मतलब इनका मकसद ये था कि बाकायदा अपनी नेशन बिल्डिंग की जाए कि सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ एहसास कमतरी के तौर पर सिर्फ और सिर्फ भारत को किसी तरह से कोशिश की जाए कि घुसपैठ हो, दहशतगर्दी हो। और दहशतगर्दी करते करते ये इस मुल्क का क्या हाल हो गया कि खुद एक रोग नेशन बना हुआ है और एक बर्बाद मुल्क हो गया है पाकिस्तान खुद। मैडम ये बताइए, मुझे लगता है मैं चिक्कू जी से सहमत हूँ। नहीं शौकत जी, मैं आपके साथ पूरी तरह से असहमत हूँ। मैं पूरी तरह से आपके साथ किसी भी पॉइंट पर इत्तेफाक नहीं रखती हूँ आपके साथ। मैं बताती हूँ ना, आपकी मजाकरात से चल रही है वो क्या स्ट्रेटजी, आप बताइए ना कैसे आपने। देखिए, आप ये जो मजाकरात है इसकी वजह से और ये हमदर्दी जो रही है अलगाववादियों के वजह से कितना नुकसान हुआ है। अगर आप 1 मिनट समझ जाते और आप लोगों को समझाते कि ये वाकई में ये दुश्मन है, ये पड़ोसी मुल्क नहीं है, ये नुकसान तभी मैंने कहा था कि राजनीतिक दलों का साथ आना जरूरी है। सेना और सुरक्षा बल तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल भी साथ आएंगे तभी जम्मू कश्मीर में अमन होगा, शांति होगी और विकास हो पाएगा। क्योंकि हालात इस वक्त नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है और बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.